हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो बात स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज से। ठीक है ना। पहले बेटा केस स्टडीज मैं स्टार्टिंग की 5-6 छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बेटा उसमें मुझे कुछ आपको एनसीईआरटी से रीड कराना है, वो केस स्टडीज तभी हो पाएंगी। ठीक है। वो मेरा थर्ड डे का टारगेट है। इसकी केस स्टडीज टोटल 3 दिन चलने वाली है बेटा। ठीक है। आज अभी फर्स्ट डे है। ठीक है जी, अभी तो हल्की हल्की केस स्टडी करो, देखते हैं बेटा क्या कर पाते हो, फिर आगे बढ़ेंगे, मुश्किल बातों का सवाल। तो केस स्टडी नंबर 5 मुझे केस स्टडी करानी है। आराम से सब सामने देखना। पहले आपको ये बता देता हूँ केस स्टडी रीड कैसे करते हैं। ऐसे मैंने 11th में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है जी, जो बच्चे 11th में नई बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे उनके लिए पहले बात है वो समझते। वो कोई भी केस क्या करता है, आपका समय बहुत सारा ले जाता है, खराब करता है। और केस स्टडी करते टाइम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम सेविंग। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टाइम सेविंग। क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखोगे, पहली बात तो सीबीएसई का ना फॉन्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पेपर दिया आपने 10th क्लास में, फॉन्ट बहुत बड़ा है। फिर स्पेस बड़ा ठीक ठाक देता है सीबीएसई। तीसरी बात बेटा हिंदी में भी टाइप करता है क्वेश्चन को। वो खेलता है साइकोलॉजी के साथ। वो साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है भाई, एक बुक की छोटी सी केस स्टडी देखोगे ना, पेज पे जा रही होगी, फॉन्ट बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक ठाक स्पेस है, हिंदी में भी टाइप है। बच्चों को लगता है डिटेल की केस स्टडी है, साइकोलॉजिकली खेलता है सबसे पहले। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि अगर बुक में ही कोई केस स्टडी है कि डेढ़ पेज की हो तो गलत क्यों। तो वो 3-4 पेज तक जा रही है बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको करना क्या होता है, पहले ये समझो, 3-4 पेज का डेटा सारा तो ऐसा नहीं हो सकता जो यूजफुल हो। उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो यूजलेस होगा। बस आपका टाइम लेकर रहेगा। तो केस स्टडी पढ़ने का तरीका क्या होता है, मान लो बेटा एक क्वेश्चन है, आपको 10 लाइन दे दी है। ठीक है ना, 10 लाइनें लिखी हुई है और नीचे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। अब आप यही सेम बात आपके इंग्लिश के अनसीन पैसेज के लिए भी है। आप क्या करते हो, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है जी, पूरी आराम से 10 लाइनें झेल लोगे, पढ़ ली भाई, ह्यूमन लिखा है, 10 पढ़ोगे, यहाँ टिकेगी कुछ नहीं। एक लाइन टिका लोगे, 2 लाइन टिका लोगे। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, जब तक रिक्वायरमेंट समझ में आती है तब तक तो बेटा वो 1 या 2 लाइन टिकी होती है, वो भी खत्म। तब आपको लगता है अच्छा ये पूछा है, और पढ़ा क्या मैंने, पूरा केस पढ़ लिया। अब इसके हिसाब से मैं दोबारा केस पढ़ता हूँ, ये किस लाइन में लिखा है। अब मैं मेरे को मिल गया किस लाइन में लिखा है, मैंने आंसर लिख लिया। ठीक है जी। अब मैं पढ़ूंगा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ा मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये पूछा है, फिर शुरू करता हूँ। भाई एक ही केस को कितनी बार पढ़ गए तो जो आपका हालात है, इससे बेटा किसी भी केस में सबसे पहला काम होगा आपका रिक्वायरमेंट पढ़ना। और अगर रिक्वायरमेंट एक बारी में 3 या 4 है, हम कम से कम 2 पढ़ेंगे। यानी मेरा पहला काम होता है कम से कम 2 रिक्वायरमेंट पढ़ दो क्वेश्चन में। अच्छा इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है, अब केस पढ़ना शुरू करो। अब मेरा माइंड ना रियलिटीज के अकॉर्डिंग कर रहा होगा कि ये पूछा है, मुझे बस ये ढूंढना है केस खराब। हमेशा ध्यान रखना, केस स्टडी पढ़ने का सीक्वेंस है, पहले रिक्वायरमेंट देन केस। ये काम अपने अनसीन पैसेज पे भी करके देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलो जी बाबू, विद दिस इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बेटा आज का ये पहला केस है, आपको बता देता हूं, शुरू के 5 केस में सारे मौके आपको दूंगा पहले। ठीक है जी। और उसके बाद देखूंगा कि मैं एक आधा मौका खुद ले लूं। पहले मैं चाहूंगा बेटा पूरी जान लगा लो, जितना लगा सकते हो आप समझने में। बेटा पढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच रजत हाईलाइटेड इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉय। और बी पार्ट कहता है ऑल्सो स्टेट 2 वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी,
बाबू सबसे पहले कह रहा है आइडेंटिफाई कर दो 4 प्रिंसिपल फ्यूल के जो रजत ने हाईलाइट करे हैं इस केस में। बाबू फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कोई मैक्सिमम कैप है 4 की। आपको 5 मिलते हैं, आप 5 ढूंढ लेना, 6 मिलते हैं 6 ढूंढ लेना, देख लेते हैं कितने मिलते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करो ढूंढने की और समझने की। ठीक है, रही बात वैल्यूज वाले क्वेश्चन की, बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी 5 साल हो गए। सीबीएसई में कोई क्वेश्चन नहीं आता आज के तारीख में जिसमें वैल्यूज पूछी। वैल्यूज का मतलब होता है बेटा इस पूरे केस में सोसाइटी का क्या भला हो रहा है। बच्चा 1 मिनट में आइडेंटिफाई करता था, 1 नंबर ले आता था। पहले ये होता था हर केस में क्वेश्चन वैल्यू का जरूर होगा। फिर सीबीएसई को लगा 20 नंबर प्रैक्टिकल में बांट दिए, 20 नंबर के एमसीक्यू पूछ लिए, 60 नंबर में भी अगर सारे क्वेश्चन वैल्यू 20 ये भी बांट देंगे तो बचेगा ही क्या। तो ये क्वेश्चन हटा लिए गए, पहले इतना बांट रहे हैं थोड़ा बांट रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी आप एक काम करो बेटा, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पहली ट्राई आपकी है 5 केस तक पढ़ना। चलो पढ़ा कुछ कितने समझ में आए? किसी को आए? 3 समझ, 3 आए 3? कितने हैं सच्ची? 2 आए, 2 आए, 2 आए हैं सबको, 2 आ गए। अच्छा, मेरा 5 तो होंगे, इसमें क्वेश्चन है 4 पे, 5 तो होंगे। चलो देखते हैं कहाँ से क्या था, पढ़ते हैं एक बार। कहता है रजत ज्वाइंड एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑन अ फर्स्ट डे ही एड्रेस्ड द एम्प्लॉय। ठीक है जी, रजत किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, पहले दिन उसने एम्प्लॉय को कुछ बताना शुरू करा, कुछ एड्रेस कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं बेटा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी मैं ऊपर करके सब्जेक्शन दिखा दूंगा ना, 500 डॉट हो गया। घर पे आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो, बुक खोलिए पीसी की, पीछे 4-5 प्रिंसिपल देख रहे हो, देख रहे हो, ऊपर पढ़ रहे हो, हाँ 5 मिल रहे हैं आपको, गारंटी है मेरी, गारंटी। आज तक किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती थी जब तक मैं अकाउंट से देता था, पूरी 11th याद कर लो। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। कहते हैं he said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. उसने बताया कि एक अच्छी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बहुत समझदार हो तो यहाँ तक ही, यहाँ से लेकर इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या कहता था यार, याद करो मैं क्या कहता था, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म वाली 5 बातें, 5 में 2 तो काट ही दो, 3 बातों को 2 अलग अलग प्रिंसिपल में डिवाइड किया गया, इनिशिएटिव और स्पिरिट ऑफ। भाई इनिशिएटिव प्रिंसिपल से आपने सुना होगा। इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये कहता था वर्कर को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, एम्प्लॉइज का सजेशन सुनो। टॉप लेवल किसी भी टॉप लेवल में 12 ही एम्प्लॉय काम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय 2.5 लाख है, या तो इन्फोसिस की बात कर लीजिए आपसे। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम इनिशिएटिव का एग्जांपल, कोई दिक्कत है दर्शाने पर? ये ढूंढना था, ढूंढना था, ढूंढना था भाई, 2 बच्चों ने ढूंढना था। आगे बढ़ो। कहता है एंड he wished to minimize the employee turnover to maintain the organizational efficiency. यहाँ से भी एक क्या चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर हो। मिनिमम मतलब सब कम से कम। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब, अब टर्नओवर का मतलब अकाउंट के हिसाब से सेल्स होता है, पर यहाँ एम्प्लॉय टर्नओवर वर्ड है। टर्नओवर का मतलब होता है जॉब छोड़ छोड़ के रहना एम्प्लॉय का। कहता है वो चाहता है कि मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े, यानी कि वो जॉब छोड़ के ना जाएं, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। मेरा एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं रहना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल बना रहना चाहिए। 2 प्रिंसिपल हो गए। फिर किसी ने ढूंढा था, ये शायद किसी ने नहीं ढूंढा होगा, पहली ढूंढा था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई, अगर ढूंढना था तो फिर तो यार तुमने 5 ही ढूंढ होंगे मिला के। तो भाई 2 बच्चों ने वो भी ढूंढ दिया था एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, दो एक ने वो भी ढूंढ दिया मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को।
He informed all the employees that he would ensure that all agreements were clear, fair, and there was judicious application of penalties. किसी को कुछ समझ में आया क्या? क्या तो तूने कौन से 3 ढूंढे थे? इसने सही ढूंढने हैं, ठीक है ना? जब वो आएंगे पता लग जाएगा। किसी को पता है कि लाइन का मतलब? अभी भी फोकस कर लो, मैं बोल रहा हूँ एक प्रिंसिपल है बाबू। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बात होगी ना जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी की या एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज की, हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल होगा डिसिप्लिन। हमेशा एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है, मैं पढ़वाऊंगा, चलो ठीक है जी। दूसरी बात, उसने बोला है कि एम्प्लॉइज के साथ ना क्लियर कट एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। ये पता है कौन से एग्रीमेंट की बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिसिप्लिन में टोटल 3 बातें हैं, अगर मैंने कहा था, अगर याद करी हो आपने। ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशन, और कमिटमेंट वाली बात वो दोनों पे लगते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। और आपको ही पता है वो क्या तोड़ने पर पेनल्टी होगी, डिसिप्लिन तोड़ने पर ही पेनल्टी की बात हो सकती है, ठीक है जी। अभी तक 3 बातें, आगे बढ़ाओ जी। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। ये क्या है? इक्विटी। इससे साइन क्या होगा बाबू? कहता है वो कि हम ना लेजी पर्सोनल जो होते हैं ना, जो बड़े लेजी होते हैं एम्प्लॉय, उनके साथ भी ना बड़े रिलैक्स मोड में डील करते हैं, बड़े प्यार से डील करते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में सब बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं हमारा भाई। इक्विटी यही तो कहता है। 4 हो गए, जितने क्वेश्चन गए थे उतने हो गए, आगे बढ़ते चलो। ऑल्सो दैट he would want to promote a team spirit of unity and harmony among the worker। यार ये तो मिल जाना चाहिए था, टीम स्पिरिट, स्पिरिट कॉप्स, ठीक है जी। और लास्ट लाइन पढ़ दो। He told all the present that the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee। सर इससे बड़ा तो कोई हिंट ही नहीं हो सकता। अगर आपको ये नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हें क्या ही बोल दो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 6 थे, 4 ढूंढने थे, 3 भी ढूंढे तो अच्छा लगा मुझे, जिसने भी 3 ढूंढे, ठीक है ना जी। पर 3 तो यार मिल भी जाने चाहिए थे यार, ये तो बहुत थका हुआ था यार। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ये देखते हैं बाबू, केस की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 2 टेक्निक बतानी है बाबू साइंटिफिक मैनेजमेंट की, 7 पढ़ी है हमने, ठीक है जी। आपके लिए मौका है, स्टार्ट हो जाओ। कितनी पूछी है इसने टेक्निक? 3 बतानी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं पढ़ना। केस पढ़ा आपने? मेरा ख्याल इतनी देर में केस तो पढ़ ही दिया होगा पूरा। ओ फर्स्ट पैराग्राफ इज यूजलेस, अगर आप फिर भी कहोगे तो मैं टाइम खर्चने वाली बात है, मैं पढ़ दूंगा, कुछ भी, कोई टेक्निक नहीं है इसके अंदर, बस पूरे पैराग्राफ में। बस उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस के साथ प्रॉब्लम क्या चल रखी है, तो उन्होंने एक एमबीए को अपॉइंट करा कि वो बता दे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है बिजनेस के साथ। यही फर्स्ट पैराग्राफ की बात है, आगे बढ़ो। कहता है संध्या took feedback from the clients and found out that though they loved the special unique aroma of the coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order, she analyzed and found out that there were many unnecessary obstruction in between which could be eliminated। बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बात समझ में आई? कहते उन्हें कॉफ़ी तो बहुत पसंद है, सब कुछ बढ़िया है, अब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर देते हैं
उसके बाद प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाते हैं। कहते उसने देखा, संध्या ने देखा कि बहुत सारी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो एलिमिनेट की जा सकती हैं। सर इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता। कौन सी टेक्निक में आपने एलिमिनेशन वाली बात कहीं पढ़ी है? टेक्निक है सेंट्रलाइजेशन, फ्योल का प्रिंसिपल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पूछी हुई है, टेलर की टेक्निक याद कर लो, मोशन स्टडी। क्या कहती थी? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, अनप्रोडक्टिव मोशंस खत्म कर दो। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट की बात करी उसने कि बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन है जो एलिमिनेट किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा क्या हिंट होगा भाई? क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बात को। इस लाइन में तो बहुत आसान था सब कुछ, मैंने बहुत बार बोला है। शिफ्ट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, ये क्या है? टाइम स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन है ये। पूछो भाई, टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का एम क्या होता था? टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। ये लिखा हुआ, और क्या करोगे? शिफ्ट द स्टैंडर्ड टाइम। इससे बड़ी तो क्या कुछ हो ही नहीं सकती बात। एक लाइन का आंसर था, एक ही वर्ड पे आंसर था। दो मिल गई, तीसरी भी है, ये पढ़ा आपने? She also realized that there were some flavors whose demand was not enough, so she also decided to stop the sale of such flavor. As a result, within a short period, Sandhya was able to attract the customers. ये क्या है? हैं? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है? किसी भी काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है, वो चूज करके लेके आओ, और बेस्ट मेथड की कुछ क्वालिटी। ये बेस्ट मेथड पता है बाबू? अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो इस 3 लाइन में कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, पर टेक्निक का नाम लिखना है, इसलिए टेक्निक का नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कोई पूछ लो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे है? अरे उसने क्लियर बोल दिया कि कुछ फ्लेवर ऐसे हैं जिनकी डिमांड ही नहीं आती, उसने सोचा कि बंद कर दूं। सर क्या बोलता था सिंप्लीफिकेशन? अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचो। लैक्मी 999 की क्रीम बिकती नहीं है, जबरदस्ती उसकी घसीटी जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं। नटखट ब्लू वाला बिकता नहीं है, जबरदस्ती घसीट रखा उसको। अरे भैया तुमने कॉफी में 50 फ्लेवर निकाल दिए, 10 बिकते ही नहीं है। महीने भर में कोई बोला बटका एक कस्टमर आ गया, पी गया, ठीक है, दोबारा कभी आता नहीं। जरूरी है उस फ्लेवर को कंटिन्यू करना? बंद कर दो, यही तो बात चल रही है और चल क्या रही है। क्लियर है बेटा बात? ओके बात? बढ़े आगे, 2 ही केस स्टडी हुई अभी तक। चलो खैर, मैं तो सोच के था 7-8 करा दूंगा आज। पढ़ना केस। स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। बाबू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 का पार्ट है, मैंने कराया नहीं अभी। बस आप इतना पढ़ो, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है फ्योल का। ठीक है जी? अब मेरी बात सुनो, ये एक कह रहा है, मैं 6 कह रहा हूँ, 6 बताने हैं। ठीक है जी? ढूंढो ढूंढो, देखते हैं लोग उत्तर। सब सामने देखते हैं, समझते हैं जरा इसको। बेटा शुरू की 5-6 लाइन में कुछ नहीं है, मुझे शुरू करना है यहां से। ठीक है जी? चलो सामने देखना। कहता है द डब्बा वाला। अगर आपने जितनी भी कहानी सुनी है, ये पढ़ी है केस में, जो भी समझ में है, ये एक्चुअली में है मुंबई में। डब्बा वाला नाम सुना है भाई? बहुत बड़ा बिजनेस है, 100 करोड़ क्रॉस का बिजनेस है। 100 करोड़ क्रॉस का बिजनेस है, ठीक है ना? एक्चुअली में है। चलो क्या पढ़ो। कहता है, बस बस बेटा बिल्कुल चुप। द डब्बा वालास ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल along with the group leader, यूनिटी ऑफ कमांड। कहते हैं ग्रुप में डील करते हैं, एक ग्रुप में 25 से 30 लोग होते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप लीडर होता है। सर इससे बड़ा क्या हिंट होगा यूनिटी ऑफ कमांड का? क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड? कमांड देने वाला पर्सन हमेशा एक होना चाहिए। आगे बढ़ना। कहता है ईच ग्रुप टीम्स अप विद अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफिन्स ऑन टाइम। कुछ मिला? कहता है एक ग्रुप
दूसरे ग्रुप्स के साथ टीम बनाकर चलता है। स्पिरिट डिकॉप्स। भाई टीम की बात तो कौन से स्केलर चेन में है? टीम की बात सिर्फ एक ही जगह पर है, सिर्फ एक जगह पर, स्पिरिट डिकॉप्स। आगे बढ़ाना बात को, अगर ये नहीं बता पाए तो बेवकूफ हो। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। मैं लाइन पूरी नहीं कर रहा, बस इतना ही बता दो क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब भी यही बताया था कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय का कोई ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है जी। 3 आगे बढ़ाओ जी। ये बताना दे फॉलो सर्टेन रूल्स, और रूल्स लिखे हुए हैं आगे, क्या ये शुक्र है रब का, डिसिप्लिन। 4 लास्ट पैराग्राफ। Recently, on the suggestion of few self-motivated fellow men, the Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left in a tiffin by the customer to slum children. They have instructed their customer to place a red sticker if food is left in the tiffin and to be fed to the poor children later. सुन लो, कहता है रिसेंटली उन्होंने कुछ एम्प्लॉइज के सजेशन पर ये काम किया। क्या काम किया बाबू? अब आप जनरली देखते हो टिफिन में इतना खाना होता है कि एक आदमी से कभी नहीं खाया जाता, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है ना, हम किसी जगह पर जाके रेस्टोरेंट में थाली लेने, एक आदमी खा नहीं पाता, 2 के लगभग का होता है। टिफिन का भी हालात यही है, 4 रोटी हैं, 2 सब्जी हैं, एक रायता है, सैलेड है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है आदमी से। इतनी डाइट नहीं होती है आदमी की, पर आता है इतना। क्या करते हैं, कहता है कुछ एम्प्लॉइज ने सजेशन दिया कि हम क्या कहेंगे कस्टमर को कि अगर फूड लेफ्ट है ना तो रेड स्टिकर लगा दो। तो जब वापसी में डब्बा उठाएंगे आपसे, रेड स्टिकर है, हम देखेंगे इसमें खाना है, तो पुअर स्लम चिल्ड्रन को खिला देंगे, वो भी भूखे नहीं मरेंगे, खाना भी वेस्ट नहीं होगा। इनको मैंने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया, ये जितनी बात लिखी है सब बिल्कुल सच लिखी है। ठीक है जी बाबू, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो, सजेशन पर किया सब कुछ, एम्प्लॉइज के सजेशन पर। अब तो बोल दो इनिशिएटिव। 5 एक पूछा था, एक भी नहीं ढूंढ पाए तो फिर तो भैया क्या ही बोलूं मैं। चलो खैर कोई नहीं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। अब सुनो बेटा, रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो कौन सा प्रिंसिपल? टेलर। अगर कहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल? फ्योल। अगर कहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंपल, या प्रिंसिपल ऑफ जनरल, देखो जनरल मैनेजमेंट में फ्योल, साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर, मैनेजमेंट में ना पहली प्रेफरेंस हमेशा फ्योल के प्रिंसिपल की है। वहां से कुछ ना मिले तो बेटा टेलर पे जाना है। ठीक है जी। अब वो बी और सी पार्ट आपसे नहीं होगा, वैल्यूज करनी ही नहीं है, 2 फीचर बताने हैं मैनेजमेंट के, वो पहले चैप्टर का पार्ट है, मैंने कराया है। ठीक है जी। आओ जी, एक प्रिंसिपल ढूंढना है, देख लेते हैं बाबू इतने सक्षम हो के नहीं। पहले किसमें ढूंढोगे? फ्यूल के प्रिंसिपल। ठीक है, ढूंढना। स्टार्ट करो, बताओ जी कौन सा मिला? स्पिरिट ऑप्स। जिसको मिल गया बिल्कुल ठीक मिल गया। और जिसने बाबू क्लियर कट लिखा हुआ था, देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी, सब इकट्ठे रह के काम करेंगे। और इवन और हिंट है, ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। सिंपल अंग्रेजी तो पढ़ सकते हो। आंसर था स्पिरिट ऑप्स। ठीक है ना जी बाबू, कितने हो गए? 4। अब एक और केस के बाद बाबू, अगर उसके बाद आपको प्रिंसिपल नहीं मिल रहे ना, फिर सच में सीरियस कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपने बैच में मुझको नहीं सुना। ये 5 में तो मैं ये बताना चाहता हूं कहां से क्या हो सकता है। शुरू में दिक्कत आती है, पहली बार में दिक्कत आती है, 5 की स्टडी के बाद भी अगर समझ नहीं पाओगे ना, फिर कुछ सीरियस इशू है, फिर तो कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है। चलो जी, कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड इन अबव पैरा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहले फ्योल, ना मिले तो टेलर में जाना। ठीक है जी, आओ चलो।
आंसर इज इनिशिएटिव। क्वेश्चन में दो दो बार हिंट था, एक बार भी छोड़ दो। कहता है एम्प्लॉई ने कोई सजेशन दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने उसका वेलकम नहीं किया। कहता है दूसरे एम्प्लॉई ने फिर सजेशन दिया, एक ने सजेशन दिया था कॉस्ट रिडक्शन का, कैसा करके देख लो कॉस्ट पक्का बचेगी, इग्नोर कर दिया प्रोडक्शन ने। दूसरे ने डिजाइन में सजेशन दिया कि ऐसा करो डिजाइन इंप्रूव हो जाएगा, वो भी इग्नोर कर दिया। किसी का सजेशन सुन ही नहीं रहा प्रोडक्शन मैनेजर। भैया सजेशन की बात फ्यूल का एक ही प्रिंसिपल करता है, कंफ्यूजन की तो बात भी नहीं होनी चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल? इनिशिएटिव। ठीक है जी, अब आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू यहां से ना एक एक सिंगल सिंगल सेकंड में केस आइडेंटिफाई करना। कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन अबव पैरा। ठीक है जी, यही है पैरा 4 लाइन का, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। अच्छा पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है, पहले फ्यूल ना मिले तो टेलर। चलो जी देखना, बताओ इतना क्या परेशान हो रहे, दूसरी लाइन में ही आंसर था। बता दो, ये वर्ड मैंने कहीं नहीं पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था? क्लास कन्फ्लिक्ट कब पढ़ाया था? कहाँ पढ़ाया था? इतनी 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 यादाश्त कमजोर है इनकी। मैंने वर्ड भी बोला था बैच में, टेलर में ही बोला था। फ्यूल का तो कोई प्रिंसिपल कहता ही नहीं क्लास कन्फ्लिक्ट की बात। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा वर्ड भी बोला था, क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है द मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर। वो सोचते हैं ये ऊंची क्लास के हैं, सारा दिन ऐसे रूम में बैठ के ऑर्डर देते हैं, ऐसे ही पढ़ाया था। ठीक है जी, सुनने का भी क्या फायदा, मुझे नहीं समझ में आ रही। मैंने सुन लिया प्रिंसिपल तब भी फंस रहे हो। ये वर्ड पे नहीं केस स्टडी आइडेंटिफाई हो रही, क्लियर कट हिंट पे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, पढ़ना चला सारा तो हिंट था। कमिटमेंट वर्ड कहीं क्षेत्र ही तो अंडरलाइन खींच रखी, और क्या करूं। कहता है वर्कर और मैनेजमेंट सब ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी ना, कमिटमेंट पूरी, डिसिप्लिन पूरा कर दिया ना प्रिंसिपल। आगे बढ़ाएं बात को, चलो जी बाबू। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, फ्यूल में मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो टेलर। पढ़ना, मेरे वर्ड अगर याद है तो पक्का मिलेगा, पक्का। ये लाइन देखना, तड़ा ना खाइयो बेटा, मत बोला कर। मैंने लिखवाया हुआ है, लाइन लिखवाई हुई है। देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। और ये वर्क नहीं वर्ड होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। कहाँ लिखवाया हुआ है? कहाँ लिखवाया हुआ है? कितने प्रिंसिपल में बातें लिखवाई हुई हैं पहले यही बता दो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में लिखा हुआ आपने 5 बातों में से एक बात, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। अबे भैया सेम लाइन लिखवाई हुई है, अगर सेम लाइन पे केस स्टडी आई हुई है वो भी नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो और क्या लड्डू परोसने आके। लिखवाई तो सकता हूँ मैं, अगर वो भी नहीं रीड करी और वो भी नहीं केस स्टडी आइडेंटिफाई कर पे तो करोगे क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सो रहा था एक चैप्टर का बोझ उतर गया, बच्चे 11, 4 महीने में सिलेबस निपटा दूंगा, तुम हालात देख लो अपने। दो दिन सुन लिया फिर वही के वही है। कहता था प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बेटा ये केस स्टडी मैंने सीधा सीधा क्यों पढ़नी शुरू कर दी, 4 ही लाइन का केस है, इसमें आपकी इच्छा है रिक्वायरमेंट पढ़नी है पढ़ लो, सीधा केस पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमन माइंड इतना भी कमजोर नहीं है कि 4 लाइन भूल जाएगा। ठीक है जी, सीधा सीधा पढ़ रहा हूं मैं। कहता है टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा जी, कहता है वन बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। मैंने फिर ये लाइन लिखवाई हुई है,
कहता है एक कहता है मैनेजमेंट को अपने प्रॉफिट्स वर्कर के साथ बांटने चाहिए, while the other suggested that employee compensation should depend upon the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living। कहता है दोनों के प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के ऊपर एक बात है। कहता है एक बिलीव करता है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में सेम लाइन लिखवाई हुई है। और कहता है दूसरा कहता है एम्प्लॉय कंपनसेशन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो अर्निंग कैपेसिटी पर कंपनी की और दूसरे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। और क्या कहता है, दोनों प्रिंसिपल ढूंढ पाए। चलो सेम बेसिस पर क्वेश्चन है ये, ढूंढना जरा दोनों, बस ये 4 लाइन है, पढ़ना फटाफट से। आज का लास्ट केस 5-9 लिखवाई हुई है। क्या कौन सा प्रिंसिपल? कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और वो फिर दोबारा सजेशन की बात हुई है, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, ये कहाँ है? इनिशिएटिव। ठीक है जी, रख रहे हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।